Hello friends, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या फिर कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी क्विज चैनल से आप जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी बुक कवर करा रही हूँ जो कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं बात कर लेती हूँ जो फिलहाल अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये है एनसीईआरटी बुक क्लास 7 का जियोग्राफी और क्लास 6 का साइंस और सोशल साइंस हम कवर कर चुके हैं। ओके, और ये हमारा 5th आज चैप्टर होगा और इस चैप्टर का जो नाम है वो है जल। और 4th चैप्टर में जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वो था वायु के बारे में। तो वायु के बारे में कंप्लीट हो गया, अब हम लोग जल के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप पेपर 1 सीटेट पेपर 1 की भी तैयारी कर रहे हैं तो 3 to 5 मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो ईवीएस और मैथ का, वो भी जाके अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट पे जाइए, टोटल वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले यही बोलूंगी, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर किया कीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जल प्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज एवं नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढा में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम एवं सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। वायु जो हमारा चैप्टर था पिछला, उसके बारे में उसमें ये टोटल चीज को कवर कराया गया है। वहां से जाके आप लोग वीडियो को देखिएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित थी वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, स्रोतें एवं हिमनद है। महासागरों एवं समुद्र का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती हूँ यहाँ पे शब्दावली पे। थलशाला यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। ठीक है, यह छोटे घर के पौधे रखने का, ठीक है, कृत्रिम अहाता होता है। अपने थलशाला बनाए। ठीक है, यहाँ पे फिगर में आप लोग देख सकते हैं थलशाला। एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधे को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़के जार को बंद कर दें। पत्तियां एवं मिट्टियों द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। आप इसको देख लीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कीजिएगा। खासतौर पे जो सीटेट वाले हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि पूछ सकता है थलशाला कैसे बनाया जाता है, ऑप्शन में देखिए, और या फिर बोलेगा कि क्रमानुसार इसको सजाएं। ओके, अब आती हूँ मैं यहाँ पे, इस फिगर को मैं छोटा कर दे रही हूँ। ये फिगर है प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियों के बारे में। इसको स्क्रीनशॉट लेके और आपको प्रिंट आउट करा लीजिएगा आप लोग, या फिर इसे नोट डाउन करके, या फिर आप इसमें जो पॉइंट होंगे इम्पोर्टेंट उससे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। पॉइंट तो बहुत सारे हैं इसमें, देखिए मैं दिखा दे रही हूँ। जैसे अफ्रीका में नील नदी, विक्टोरिया झील, कांगो झील, नाइजर झील, ऑरेंज झील, ये सब कहाँ पे है? तो अफ्रीका में है। यहाँ पे एशिया में भी देखिए होंगही है, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, कैस्पियन सागर, ये सब एशिया में आती है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए डर्लिंग नदी, ठीक है, ये सब
तो ऐसे करके आप लोग इसे नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है खास तौर पे। और सीटेज के लिए मैं खास तौर पे बोल रही हूँ। अमेजन नदी हमारा कहाँ मिलता है, तो दक्षिण अमेरिका में। तो बहुत ऐसे पॉइंट जो हैं जो इसमें हैं, आप लोग इसे अच्छे से एक नोट तैयार कीजिएगा। अब आती हूँ जल के वितरण के बारे में। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। 3/4 भाग यानी 3/4। ओके, 3/4 जो है जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिकाओं में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। यहाँ पे देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कीजिएगा। महासागर में कितना है, बर्फ छत्रक कितना है, भूमिगत झीलों के अवलवण सब यहाँ पे दिया गया है। नोट डाउन करते जाइएगा। अब क्या आप जानते हैं लवणता? ठीक है, लवणता शब्द को आप एकदम स्टार बना के नोट डाउन कीजिएगा, कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लवणता क्या होता है? 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। 1000 ग्राम जल में क्या होती है? मौजूद नमक की मात्रा होती है, जिसे हम लोग लवणता कहते हैं। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है। ओके, अब नीचे देख लेती हूं मैं। क्या आप जानते हैं इजराइल में मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। ओके, मतलब जो भी है, आप भी लोग जितने हैं उसमें जाके मृत सागर में आराम से ऊपर लेट सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसका नाम मृत सागर पड़ा है। तो ये हमारा कहाँ मिलता है? तो इजराइल में। ओके, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रियाकलाप आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ पे। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? ठीक है, अब आती हूँ यहाँ पे। फिगर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप इसे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आती हूँ मैं महासागरीय परिसंचरण के बारे में। इसको भी हम लोग कवर कर ले रहे हैं। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। ओके, प्रशांत महासागर का फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? नोट डाउन कीजिएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। तो यहाँ पे जो था ये क्या हुआ है, तो महासागरीय गतियों को वर्गीकृत किया गया है 3 में, तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं में। तो हम लोग अब इसको कवर करेंगे कि तरंगे क्या होती हैं, ज्वार भाटा क्या होता है और धाराएं क्या होती हैं। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे तरंगे के बारे में। समुद्र तट पर गेंद खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगे के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार एवं जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक की सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ओके,
ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। तो इसे नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की इंदिरा पॉइंट कब डूबी थी? तो जब सुनामी आई थी। सुनामी कब आई थी? 2004 में। अब हम लोग इसको कवर कर ले रहे हैं। क्या आप जानते हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। ओके। और नेक्स्ट है सुनामी। जापानी भाषा में एक शब्द है, ठीक है, जापानी भाषा में एक शब्द है सुनामी, जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे। क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय तरंगे नष्ट हो जाते हैं। सुनामी पृथ्वी का तांडव, इसको आपको खुद से कवर करना है, स्क्रीनशॉट लेके और इसे पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टास्क में हर एक वीडियो में आप लोग के लिए भी छोड़ती हूँ, क्योंकि वीडियो हो जाता है काफी लंबा, इसलिए मेरी मजबूरी है, इसको आपको खुद से करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कितने लोगों की मृत्यु हुई, कब आई सुनामी, और किन किन क्षेत्रों का विनाश हुआ, कितना किलोमीटर प्रति घंटे से ये चल रहा था, इस सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नोट डाउन कीजिएगा, यहाँ पे फिगर में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश, यहाँ पे भी नीचे आप लोग स्क्रीनशॉट इसको लेते जाइएगा। मैं लाती हूँ आप लोगों को ज्वार भाटा पे। ज्वार भाटा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना, ठीक है। एक बार उठा और उठ के जब गिरा तो उसे ज्वार भाटा कहते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। नोट डाउन कीजिएगा, सीटेट में काफी बार इससे क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। नोट डाउन कीजिएगा। अब ये क्यों होता है इसके बारे में जान लेते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। तो क्यों आते हैं ज्वार भाटाएं? तो चंद्रमा एवं सूर्य के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण। नोट डाउन करते जाइएगा। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बारे में यहाँ पे बताया गया, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के तो एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को वृहद ज्वार कहते हैं। ज्वार लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तब चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। अब आती हूँ यहाँ पे, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे फिगर में आप लोग देख सकते हैं, लघु ज्वार भाटा, चंद्रमा ऊपर है और जो पृथ्वी और सूर्य आमने सामने हैं। वृहद ज्वार भाटा के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, जब तीनों एक क्रम में होते हैं, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी, या फिर सूर्य, पृथ्वी या चंद्रमा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप देख लीजिएगा बढ़िया से, इससे आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। अब महासागरीय धाराएं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं
ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, नोट डाउन कीजिएगा, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित कर सकती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। क्रियाकलाप जो दिया गया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब आती हूँ मैं नीचे, इस फिगर को आप देख के नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा, हालांकि इसको समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे धाराओं के बारे में बताया गया है, तो इसे स्क्रीनशॉट लेके आप लोग समझ लीजिएगा। आ गया है अब अभ्यास, जिसे आपको जरूर करना है। मैं हर एक वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ, ये रिकॉल है। चैप्टर पढ़ने के दौरान जो कुछ आप लोग भूल चुके हैं आपको मजबूरी बन जाती है आपकी कि आप इसे कवर करो, ठीक है। तो ये खास तौर पे ऑप्शनल आप जरूर कीजिएगा। यहाँ पे जासूस बनिए, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो ये था आज का चैप्टर जो हो गया यहीं पे समाप्त। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर किया कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।